मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ स्फुट निरूपण प्रकरणे स्फुट विषयक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें स्फुट विषयक कुछ जानकारी प्रस्तुत भी की गई है। इसमें 8 प्रकार के स्फुट हैं। उस 8 प्रकार के स्फुट में कौन सा स्फुट युक्त संगत है, इसी आशय से प्रश्न किया गया है। ननु कोयम वृत्त्याश्रयः शब्दः, क्योंकि शाब्दबोध के प्रति, शब्द जन्य ज्ञान के प्रति वृत्तिमान पद ज्ञान की ही आवश्यकता दिखलाई गई है। इस उद्देश्य से किस प्रकार के शब्द में शक्ति या लक्षणा स्वीकार की जाए, इस प्रकार के प्रश्न में विभिन्न प्रकार के इसके उत्तर प्रस्तुत की गई है। उसमें इस प्रकार है: वर्णा प्रत्येकम इति चेत न। प्रत्येक वर्ण को, अर्थात वर्णस्फोट, तो उसमें कहा गया है न, अर्थात वृत्ति का आश्रय वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयादि वर्णोच्चारण वैयर्थ्यापत्ते, इसमें यदि वर्ण को माना जाए वृत्त्याश्रय वर्णस्फोट को, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि उसमें द्वितीय वर्ण द्वितीयादि वर्णोच्चारण वैयर्थ्यापत्य, प्रथम वर्ण का जो उच्चारण होगा उस समय में द्वितीय वर्ण का तो उच्चारण नहीं होता है, तो प्रथम वर्ण के बाद जो उच्चारित होगा वर्ण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। द्वितीयादि वर्णोच्चारण वैयर्थ्यापत्ति नापि वर्ण संघात। और यह भी कहा गया है कि वर्ण का जो समूह है वह भी शाब्दबोध में उपकारक नहीं होगा, क्योंकि वर्ण का समुदाय भी
वर्ण का समुदाय हुआ पद, वह भी वृत्ति का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चरित प्रध्वंसित्वेन योगपद्या संभवात्। वर्ण जो है सब उच्चरित प्रध्वंसी है, उच्चारण होने के बाद तुरंत वह नष्ट हो जाता है। तो वर्ण का समूह जो है सो कभी भी नहीं हो सकता। प्रथम वर्ण के उच्चारण के बाद जो द्वितीय वर्ण का उच्चारण होगा उस समय में प्रथम वर्ण का नाश हो जाएगा, तृतीय वर्ण के उच्चारण के समय में द्वितीय वर्ण का नाश हो जाएगा। तो वर्ण समुदाय प्रदेश भी वृत्ति का आश्रय नहीं हो सकता है। इकोयनच इस सूत्र में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, इस सूत्र में इकोयनच इस सूत्र में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे इस परिभाषा के बल से अच से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकोयन स्यात्, यह वाक्यार्थ अलंकृत होता है। नष्ट वर्ण का यह पूर्व, यह पर, यह इस प्रत्यक्ष विषयक पद से पूर्व और पर का व्यवहार अयुक्त होता है। इसलिए वर्ण समुदाय वृत्ति का आश्रय नहीं हो सकता। इसमें तार्किक कहते हैं वर्णानाम अनित्यत्वेपि उत्तरोत्तर वर्णे पूर्व वर्ण वत्व मव्यभितोत्तरत्व संबंधेन संस्कारवशाद् गृह्यत इति पदस्य प्रत्यक्षत्वात् शाब्दबोधा। तार्किक का कहना है कि पूर्व वर्ण के उच्चारण काल में द्वितीय वर्ण नहीं रहता है और द्वितीय वर्ण के उच्चारण काल में प्रथम वर्ण नहीं रहता है, क्योंकि अनित्य है। लेकिन पूर्व वर्ण का संस्कार उत्तर वर्ण में रहेगा। उसी संस्कार को लेकर उसे प्रत्यक्ष माना जाएगा और प्रत्यक्ष मान करके
शाब्दबोध हो जाएगा। अथवा कहते हैं जो पूर्व वर्णजा शब्दज शब्द न्यायेन चरम वर्ण प्रत्यक्ष पर्यंतम जायमाना एव संतीति न पद प्रत्यक्षानुपत्ति। अथवा में कहते हैं कि पूर्व वर्णों से जायमान जो शब्द, वो शब्दज शब्द न्याय से अर्थात बीच तरंग न्याय से जिस प्रकार एक तरंग उठकर अन्य तरंगों को भी उत्पन्न करा देती है, उसी प्रकार एक शब्द से शब्दांतर की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए अंतिम वर्ण पर्यंत उत्पन्न ही होते रहते हैं। अतः पद प्रत्यक्ष में कोई अनुपत्ति नहीं हो सकती। अथवा फिर कहते हैं यद्वा पूर्व वर्णानुभवजन्य संस्कार सदृचीन चरम वर्णानुभवतः शाब्दबोधा। अथवा पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार के साथ साथ अंतिम वर्ण के अनुभव से शाब्दबोध हो जाएगा, तो वर्ण समुदाय क्यों नहीं वृत्ति का आश्रय हो सकता है। यह तार्किकों का सिद्धांत है। इस तार्किकों के सिद्धांत को क्रम से खंडित करते हैं। कहते हैं कि तन्न अर्थात तार्किकों का जो यह सिद्धांत है, यह ठीक नहीं है। आद्य अयं पूर्वो अयं पर इत्यभिलापा संभवेन अव्यभितोत्तरत्व संबंधायोगात्। प्रथम में जो कहे हैं, प्रथम उपाय जो कहे हैं, उसमें यह पूर्व वर्ण है, यह पर वर्ण है, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए अव्यभितोत्तरत्व संबंध भी नहीं हो सकता। नष्ट विद्यमानयोरव्यभितोत्तरत्व संबंधस्य वक्तु मौशक्यत्वाच्च। नष्ट और विद्यमान में अव्यवहितोत्तरत्व संबंध का कहना असंभव है। और द्वितीय युक्ति जो उपस्थापित किए हैं, शब्दज शब्द न्यायेन पद प्रत्यक्षोपपादने भी पदस्य अविद्यमानत्वेन तत्र शक्त्याश्रयत्वस्य ग्रहानुपपत्ते। द्वितीय युक्ति जो उपस्थापित किए हैं वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दज शब्द न्याय, इससे पद का प्रत्यक्ष होने पर भी पद के अविद्यमान रहने से उसमें शक्ति ग्रहण नहीं हो सकता। और यदि अविद्यमान वस्तु में भी आश्रय माना जाए तो फूटा घड़ा जल भरा है, यह भी बोध क्यों नहीं हो सकता। इसलिए उनकी द्वितीय कल्पना भी ठीक नहीं है।
और तृतीय युक्ति में कहे हैं येन क्रमेण अनुभवस्तेनैव क्रमेण तत्संस्कार स्थिति इति विनिगमका भावात् सरोरसो नदी दीन इत्यादो विपरीत संस्कारोद्बोधेन। तृतीय युक्ति जो दिए हैं कि पूर्व वर्ण के अनुभव से जायमान संस्कार के साथ साथ अंतिम वर्ण के अनुभव से ही शाब्द बोध हो जाएगा, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस क्रम से अनुभव होता है उसी क्रम से उस संस्कार की स्थिति रहती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए सर कहने से रस का बोध एवं नदी कहने से दीन का बोध भी व्युत्क्रम से बोध होने लगेगा। और यदि उसमें उत्पत्ति और विनाशशाली वर्ण समुदाय रूप पद को भी मनुष्य आदि की तरह, अर्थात जिस प्रकार आत्मा के एक रहने पर भी पल पल परिवर्तनशील की तरह, अर्थात जिस प्रकार आत्मा के एक रहने पर भी पल पल परिवर्तनशील मनुष्यादि प्राणी मात्र के अवयवों के भेद से यह मनुष्य है, यह सर्प है, यह पशु है, इस प्रकार भेद ज्ञान होता है, उसी प्रकार वर्णों के भी उत्पत्ति विनाशील होने से उन वर्णों से आरब्ध समुदाय रूप पद के भी भेद माना जाए तो एक इंद्र शब्द सैकड़ों यज्ञों में अलग अलग व्यक्त होकर संपूर्ण यज्ञों में अंग ही माना जाता है। यह भाष्य विरोध हो जाएगा। इसलिए तार्किकों की सभी युक्तियां असंगत है। यह नागेश का सिद्धांत है। इस प्रकार यह स्फोट का प्रथम भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।